हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 8 में सब्जेक्ट साइंस सेमेस्टर 2 में चैप्टर नंबर 12 घर्षण चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना। आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक चालक को अपने वाहक को मंद करते देखा होगा। जब भी आवश्यकता होता है, ठीक है, तो आप भी ब्रेक लगाकर अपनी जो साइकिल को क्या है बंद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाते हैं? केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती है उस स्थिति में भी बंद हो जाती है जब उस पर कोई बाहरी बल न लगाया हो। अंततः वह रुक जाती है। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती गेंद को कुछ समय पश्चात रुकते देखा है? केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? चित्र 12.1 में यहाँ पर आपको दर्शाया गया इस तरह से। क्यों गिर जाते हैं, क्यों फिसल के गिर जाते हैं, किसी चिकने तथा गीले फर्श पर चलना क्यों कठिन होता है? ये सभी के प्रश्नों के उत्तर जो हैं हम इस अध्याय में पाएंगे। यहाँ पे क्रियाकलाप 12.1 देखेंगे। घर्षण बल क्या है? घर्षण बल जानने के लिए पहले देखेंगे हम क्रियाकलाप 12.1। ठीक है, तो मेज पर रखी जो किसी पुस्तक चित्र 12.2 ए में दर्शाए अनुसार आपको क्या करना है, धीरे से उसको धकेलिए। आप यह देखेंगे कि कुछ दूरी चलकर यह रुक जाती है। इसी क्रियाकलाप को विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराएं। चित्र 12.2 बी में देखिए, यहाँ पे चित्र 12.ए और 12.बी में किस तरह से जो है उस पुस्तक को विपरीत दिशा में पहले आगे की ओर दिशा में घसकाया गया, ठीक है, धकेला गया, और दूसरे में क्या किया है, उसको विपरीत दिशा में बल लगाकर फिर से उसी क्रियाकलाप को किया गया है। तो आगे देखेंगे, चित्र 12.2 बी में दिया गया है। क्या इस प्रकार की पुस्तक रुक जाती है? क्या आप इसका स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? क्या हम यह कर सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगना चाहिए? इस बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, हमने जो पुस्तक को जिस पर उस पर जो बल लगाया था, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे चित्र में आपको समझ आएगा। आगे देखेंगे, आपने देखा कि यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है। यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो क्या होगा? घर्षण आपका बाईं दिशा में कार्य करेगा। अर्थात कि जो आप अगर घर्षण दाईं में लगा रहे हैं तो कार्य करने का जो है दिशा क्या होगी? बाईं दिशा में होगी। और अगर बाईं दिशा में आप बल लगा रहे हैं तो क्या होगा? कार्य दाईं दिशा में होगा। दोनों स्थिति में क्या होता है? घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। ठीक है, घर्षण बल क्या करता है? लगाए गए बल का विरोध करता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, जो बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो वो दाईं दिशा में कार्य करता है, और दाईं दिशा में लगाते हैं तो वह बाईं दिशा में कार्य करता है। इसलिए क्या है? घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। उपयुक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता है। क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है? क्या यह पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है? आइए पता लगाएं। चलिए 12.2 देखते हैं, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। इसके लिए क्रियाकलाप 12.2 देखना पड़ेगा हमें। किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधनी है आपको। ईंट को कमानीदार तुला द्वारा खींची, जैसा कि चित्र 12.3 में दर्शाया गया है। आपको कुछ बल लगाना पड़ता है, जैसे कि ईंट की गति करना आरंभ करे। कमानीदार तुला का पाठ्यांक लीजिए। इससे आपको उस घर्षण बल की माप प्राप्त होगी जो ईंट तथा फर्श के पृष्ठों के बीच लगता है। देखिए यहाँ पे चित्र 12.3 में किस तरह से जो है कमानीदार तुला द्वारा ईंट को खींचा जा रहा है। अब ईंट पर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटिए और क्रियाकलाप को फिर से आपको दोहराना है। जिस तरह से हमने पहले किया था उसी तरह से उस ईंट के ऊपर पॉलीथीन लगाने के बाद फिर से आपको क्रियाकलाप दोहराना है। क्या आप उपरोक्त दोनों स्थितियों में कमानीदार तुला के पाठ्यांकों में कोई अंतर पाते हैं? इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? ईंट पर जूट का एक टुकड़ा लपेटकर इस क्रियाकलाप को आपको फिर से दोहराना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे कमानीदार तुला जो है, कमानीदार तुला का आपको चित्र दिया गया है इस तरह से। ठीक है, तो आगे देखेंगे क्रियाकलाप 12.3, किसी चिकने फर्श अथवा किसी मेज पर कोई आनत समतल बनाइए। इसके लिए आप ईंटों के सहारे रखा कोई लकड़ी का तख्ता उपयोग कर सकते हैं। चित्र 12.4 ए में दिया गया है। आनत समतल के किसी बिंदु ए पर पेन से कोई चिन्ह अंकित कीजिए। अब कोई पेंसिल सेल
इस बिंदु से नीचे लुढ़कने दीजिए सॉरी। तो रुकने से पूर्व यह मेज पर कितनी दूरी तय करता है, इस दूरी को आपको नोट करना है। अब क्या करेंगे, आप देखिए, यहाँ पे देखें, अब मेज पर कोई कपड़ा बिछा दीजिए। ये सुनिश्चित कीजिए कि कपड़े में सिलवट न हो। उपरोक्त क्रियाकलाप को फिर से आपको दोहराना है, ठीक है, फिर करना है आपको। चित्र 12.4 बी में यहाँ पे देखेंगे जो है आपको 12.4 में ए में आपको इस तरह से, ठीक है, और बी में आपको देखिए कपड़ा बिछाने के बाद इस तरह से आपको करना है। पेंसिल सेल विशिष्ट पृष्ठों पर भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है, ठीक है। आप पहले दृश्य में देखेंगे जो है तो क्या है, जो वस्तु है वह बहुत दूरी तक गई है और फिर कपड़ा बिछाने के बाद जो है उसकी जो दूरी है वह उसने कम तय की गई है, ठीक है। तो मेज पर रेत की पतली परत बिछाकर इस क्रियाकलाप को आपको फिर से दोहराना है, ठीक है। कपड़े के साथ कर लिया हमने, ठीक है। अब उसको क्या करना है, आपको रेत की जो परत होती है उसको बिछाने के बाद इसी क्रियाकलाप को आपको फिर से करना है। तो समस्त क्रियाकलाप में जो है आनत समतल की जो ढलान समान रखनी है आपको, ठीक है। किस स्थिति में पेंसिल जो है सेल द्वारा तय की गई वस्तु सबसे कम है। सेल द्वारा हर बार तय की गई दूरियां भिन्न भिन्न क्यों होती हैं, इसका कारण जानने के लिए प्रयास कीजिए, अपने परिणाम पर चर्चा कीजिए। आइए आगे देखते हैं, क्या सेल द्वारा चली दूरी जिस पृष्ठ पर वह चलता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। क्या पेंसिल सेल के पृष्ठ का चिकनापन भी चली गई दूरी को प्रभावित करता है। घर्षण संपर्क में आने वाले दोनों पृष्ठों के अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ देखने में बहुत चिकने लगते हैं, उनमें क्या होती है, बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। चित्र 12.5 में आपको दर्शाया गया है, दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती है। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ की गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अंत बंधन पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। कुदरती यानी रुक्ष पृष्ठों पर यह अनियमितताएं अधिक संख्या में होती हैं। अंततः यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होता है। 12.5 में आप देखेंगे पृष्ठ या अनियमितताएं, देखिए जो है पुस्तक का पृष्ठ और मेज का पृष्ठ इस तरह से आपको बताया गया है। हमने यह सीखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतःबंधन के कारण घर्षण होता है। यह स्पष्ट है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अगर कोई भी पृष्ठ पर आप बल अधिक लगाएंगे, बलपूर्वक दबाएंगे तो क्या होगी, घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींचकर कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है तथा जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो तब, ठीक है। यह देखिए यहाँ पे चित्र 12.6 में आपको दिखेगा जो बॉक्स है, बॉक्स को गतिमान रखने के लिए लगातार धकेलना पड़ता है। आपने उस अनुभव को याद कीजिए जब पिछली बार आपने किसी भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया था। चित्र 12.6 में आपको दर्शाया गया है कि किस तरह से उस बड़े बॉक्स को आपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया है अथवा तो घसकाया है। यदि आपको इस प्रकार के कोई अनुभव नहीं है तो आप क्या करेंगे, अब इस प्रकार का अनुभव कीजिए। कौन सा कार्य आसान है, विराम अवस्था में से किसी बॉक्स को गतिशील कराना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना, किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। जब बॉक्स रखना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। अंतःसर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण के कुछ कम होता है, इसलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। चलिए 12.3 में देखते हैं, घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है, ठीक है। तो घर्षण के बारे में और कुछ जानते हैं हम, हानिकारक परंतु अनिवार्य। अब अपने कुछ अनुभवों को याद कीजिए। किसी कांच के ग्लास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसे पकड़े रखना आसान है। मान लीजिए किसी ग्लास का बाहरी पृष्ठ चिकना अथवा उस पर पकाने के तेल की परत चढ़ी है तो क्या उसे हाथ में पकड़ना आसान होगा अथवा अधिक कठिन हो जाएगा। जरा सोचिए, यदि घर्षण न हो तो क्या आपके लिए गिलास को पकड़ना
पकड़े रखना संभव हो पाएगा। यह भी याद कीजिए कि मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना कितना कठिन होता है। क्या आप घर्षण न होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं? यदि घर्षण न हो तो आप पेन अथवा पेंसिल नहीं लिख सकते, पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते, ठीक है। जब आपके शिक्षक चौक से श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो श्यामपट्ट का जो रुक्ष पृष्ठ है रगड़ द्वारा चौक के कुछ कणों को उतार देता है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं जो श्यामपट्ट से चिपक जाते हैं और इस प्रकार श्यामपट्ट पर आपको जो है लिखावट दिखाई देती है। यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण न होता तो उन वाहनों की न तो गति आरंभ की जा सकती थी, न ही उन्हें रोका जा सकता था और न ही दिशा परिवर्तित की जा सकती थी। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी। यदि वहाँ घर्षण न हो आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते, चित्र 12.7 में दर्शाए गए, अथवा धागे में गांठ नहीं बांध पाते। घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता था, ठीक है। अगर घर्षण नहीं होता तो किसी भी प्रकार का भवन निर्माण तो नहीं हो सकता था। 12.8 में आपको चित्र 12.8 में आपको घर्षण के कारण जो है जूते के तले घिस जाते हैं। इस तरह से आपको ये चित्र दिया गया है। तो इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, चाहे वह पेंच, बॉल, बेयरिंग अथवा जूते की सोल ही क्यों ना हो। चित्र 12.8 में दर्शाया गया। आपने रेलवे स्टेशनों पर पैदल ऊपरी पुलों की घिसी पिटी सीढ़ियां देखी होंगी। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। घर्षण अधिक घर्षण होता है तो क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को आप क्या करेंगे, तेजी से एक दूसरे से रगड़िए, ठीक है। दोनों हाथों से अपनी हथेली आप रगड़ेंगे तो क्या होगा, आप क्या अनुभव करते हैं जब आप माचिस की तीली को किसी रुक्ष पृष्ठ से रगड़ते हैं तो वहाँ आग पकड़ लेती है। चित्र 12.10 में दर्शाया गया है। ये सभी कार्य जो है क्या है, घर्षण के कारण होते हैं, ठीक है। तो आपने ये देखा होगा कि विद्युत जो है मिक्सचर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जो जार है वो गर्म हो जाता है। आप ऐसे बहुत से उदाहरण देख सकते हैं जिनमें घर्षण द्वारा क्या है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा क्या होती है, नष्ट हो जाती है। निम्नलिखित अनुभाग में हम घर्षण को कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे यहाँ पर आपको है 12.9 में हाथों को रगड़ने पर क्या है, गर्मी अनुभव आपको हो सकता है, ठीक है। आप दोनों हाथों को रगड़ेंगे तो क्या होगा, आपको जो अनुभव है वो क्या होगा, गर्म अनुभव होगा। दूसरे में आपको दिया गया 12.10 में घर्षण के कारण माचिस की तीली को रगड़ने पर क्या होता है, जो तीली होती है वह आग पकड़ लेती है। ये दोनों कार्य जो है घर्षण के कारण होते हैं। अब देखेंगे 12.4 घर्षण बढ़ाना तथा घटाना। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पिछले अनुभाग में आपने देखा कि कुछ परिस्थितियों में घर्षण वांछनीय होता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जूतों की तली खांचेदार क्यों है। चित्र 12.11 में दर्शाया गया है। खांचे जूते की फर्श से पकड़ बनाते हैं जिनके कारण जो है आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार जो है कारों, ट्रकों तथा बुलडोजरों के टायर भी खांचेदार होते हैं जिससे क्या होता है, सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बनती है। यहाँ पर आपको चित्र 12.11 में ए में आपको जूते तथा बी में टायरों की तलियां के खांचेदार बनाकर घर्षण अधिक किया जाता है। स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो ये पैड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं और पहिया गति करना बंद कर देता है। आपने यह भी देखा होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी को और अच्छी तरह से पकड़ सके। व्यायामी यानी जो जिम्नास्ट होते हैं अपने हाथों पर कोई रुक्ष पदार्थ लगा लेते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि करके अपनी पकड़ बना सके। यद्यपि कुछ अन्य स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है, अतः हम उसे कम पाएंगे। कैरम बोर्ड पर आप क्यों छिड़कते हैं, चित्र 12.12 में दर्शाया गया। आपने ये नोट किया होगा कि जब हम दरवाजों के कब्जों यानी चूल्हों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो दरवाजा सहज ही घूमने लगता है।
साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक जो मिस्त्री होते हैं, इन मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीस लगाते हैं। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम करते हैं। जब तेल, ग्रीस अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन गतिशील पुर्जों यानी भागों के बीच लगाते हैं तो वहाँ इसकी जो है एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते। चित्र 12.13 में आपको दर्शाया गया है। इस प्रकार अनियमितताओं का अंत बंधन का अंतःपाषण काफी सीमा तक दूर हो जाता है, गति सहज बन जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। वहां पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गति का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर चित्र 12.3 में देखेंगे स्नेहक का जो है प्रभाव। आपको सबसे नीचे सतह 1 और बीच में आपको चिकनाई, फिर सतह 2, ठीक है, इस तरह से आपको दिया गया है। आगे देखेंगे 12.5 पहिए घर्षण कम कर देते हैं। पहिए घर्षण कम कर देते हैं। आपने अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों यानी असबाबों पर रोलर जड़े देखे होंगे। ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है। चित्र 12.14 में दर्शाया गया। ऐसा क्यों है, आइए पता लगाएं। देखिए इस तरह से चित्र 12.4 में आपको लोटन घर्षण कम कर देता है। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी जो गति है के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटन घर्षण कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। क्या आप यह समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति को महानतम खोजों में क्यों गिना जाता है? क्योंकि जो है लोटनिक घर्षण सर्पिक घर्षण से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बाल बेयरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। छत के पंखों तथा साइकिलों में धुरी तथा नाभि यानी हब के बीच बाल बेयरिंग का उपयोग इसके सामान्य उदाहरण है। चित्र 12.16 में आपको दर्शाया गया है। यहाँ पे देखेंगे चित्र 12.16 में बॉल बेयरिंग घर्षण कम कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से चित्र दिया गया है। 12.6 देखेंगे तरल घर्षण। चलिए तरल घर्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव्य भी इनसे होकर गति करने वाले वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नामित तरल दिया गया है। यहाँ पे चित्र 12.17 में एक हवाई जहाज और पक्षी की आकृति में आपको देखो समानता देखने को मिलेगी इस तरह से। चलिए आगे देखेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। ठीक है, तरलों द्वारा लगाए गए बल को घर्षण बल को क्या कहते हैं? कर्षण बल कहते हैं। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उन्हें उन पर लगी घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है। अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। अतः वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियां दी जाती हैं। आपके विचार से वैज्ञानिकों को इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहाँ से संकेत प्राप्त होते हैं? वास्तव में उन्हें ये संकेत प्रकृति से मिलते हैं। पक्षी तथा मछलियों जो है तरल में गति करते हैं, उनके शरीर की जो विकास है इस प्रकार हुआ होगा कि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी जो है ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो। आपने इन आकृतियों के बारे में कक्षा 6 में अध्ययन किया था। वायुयान की जो है आकृति को सावधानी पूर्वक देखिए। चित्र 12.7 में यहाँ पे देखेंगे। चित्र 12.17 में एक हवाई जहाज और पक्षी की आकृति आपको दी गई है। तो क्या आप इसकी आकृति तथा किसी पक्षी की आकृति में कोई समानता पाते हैं? वास्तव में सभी वाहनों के डिजाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो जाए। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।
अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी नोटबुक में लिखने रहेंगे।